हाय, कैसे हो यार आप सब। दिस इज प्रेम एजुकेशनल हाइक्स के एक और धमाकेदार सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे कमेंट सेक्शन में तो मुझे सीधा धमकियां मिल रही हैं आजकल। क्लास 10 के बच्चे कह रहे हैं कि भैया अगर साइंस की वीडियो नहीं आई ना तो मैं चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, यहां तक कि दोस्तों से भी करवा दूंगा। मैं क्या ही बोलूं यार, इन सब चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एक मन की बात वाली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि क्यों वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं, क्यों इतना लेट हो रही हैं। लेकिन आज की ये वीडियो भाई साहब क्लास 10th वालों के लिए ना वरदान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट तक आपको देखना है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इस समय हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम कह लो या कोई ना कोई एग्जाम आपके स्कूल में चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हमने टॉप 50 एमसीक्यूज कह लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 एमसीक्यूज कह लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज कह लो, इनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमने इस वीडियो में दिखाया है। भाई ये एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके पास 4 अलग अलग ऑप्शन है और मैंने एक क्वेश्चन में 5 अलग अलग क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो मैं ये बेट लगा सकता हूं, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो क्लास 10th का, चाहे वो एनुअल हो, हाफ ईयरली हो और यूनिट टेस्ट हो, आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये हाफ ईयरली एग्जाम है और मैंने 6 चैप्टर पर्टिकुलर इस पीडीएफ में लिया है, यानी बायोलॉजी का पहला 2 चैप्टर, फिजिक्स का पहला 2 चैप्टर और केमिस्ट्री का पहला 2 चैप्टर। तो बिना किसी तरीके का टाइम वेस्ट किए आइए इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं उनको अपने तरीके से सॉल्व करना आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई द कलर ऑफ द पाउडर और एस formed when a magnesium ribbon is burnt in air। जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम हवा में जलाते हैं यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाते हैं तो प्रोड्यूस होता है हमारा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम पाउडर भी कह सकते हैं या एस भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना तो ये व्हाइट फ्लेम देकर जलता है, व्हाइट फ्लेम से जलता है और एक व्हाइट कलर का प्रोडक्ट भी पैदा करता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट एंड हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। आपसे पूछ रहा है कि जब भी हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं या लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये कौन से तरीके का रिएक्शन हुआ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जब भी तुम फेरस सल्फेट को गर्म करोगे ना तो होगा क्या, ये जो फेरस सल्फेट है ये 3 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। पहला प्रोडक्ट होगा हमारा फेरस ऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा प्रोडक्ट होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान से सुनना, यहां पर एक रिएक्टेंट 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट गया है। ऐसे ही जब भी हम लीड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लीड नाइट्रेट भी 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। पहला हमारा लीड ऑक्साइड हो जाएगा, दूसरा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा और तीसरा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देख रहे हो आप यहां पर एक रिएक्टेंट 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदल गए हैं। और जब कभी भी कोई एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाए तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कौन सा होता है? यस, एग्जैक्टली डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है टूट जाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है और इसके साथ साथ जब हम किसी चीज में हीट अप्लाई करते हैं ना, जब कोई चीज रिएक्शन करने के लिए जिसको हीट चाहिए होता है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक भी कहलाता है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो चाहे फेरस सल्फेट को हम गर्म करें चाहे लीड नाइट्रेट को गर्म करें, हम हीट दे रहे हैं ना, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो भाई क्वेश्चन वाले 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, यानी C1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी सिंपल भी है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भाई अगर कॉपर और ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। ये किस तरीके का रिएक्शन है, 2 चीजें जब मिल जाएं और कोई एक चीज पैदा करें तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन से तरीके का रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और
एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो यहां भी दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों मिलाकर MgO बना देते हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भैया किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है। आप चैप्टर नंबर 1 में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे होगे ना, तो भाई बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ती है? तो कारण है। क्या कारण है? चलिए पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर आपको रीजन बताता हूं। ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। कौन सा रीजन है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे? तो मेरे भाई आपने सुना होगा कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये इस साइड जितना मास होगा, इस साइड जितना रिएक्टेंट्स का वजन होगा, उतना ही प्रोडक्ट्स का भी वजन होगा, यानी दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि इनके वजन को हम दोनों साइड क्या कर सकें? बैलेंस कर सके, इक्वल कर सकें। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी आसान क्वेश्चन है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि भाई कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज x इन द गिवन रिएक्शन। आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है और इस केमिकल रिएक्शन में आप देख पा रहे हो यहां पर x दिया गया है। आपको x की वैल्यू पता करनी है कि भाई ये जो x है ये 2 है, 3 है, 4 है या 0 है। तो कैसे पता करोगे? इसका तो कोई आइडिया नहीं है। एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखो, जो भी मिसिंग है ना उसके बाद कौन सा एलिमेंट है वो देखो। सबसे पहले तो यहां पर पोटेशियम है यानी K और आयोडीन है यानी I। ठीक है, तो इस तरफ देखो कि भाई इनके पास कितने एटम्स हैं। पोटेशियम यानी के के पास 2 एटम है और आयोडीन के पास भी 2 एटम है। और हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से कि भाई जितना इधर वजन होगा उतना ही इधर वजन होगा। जब इधर वजन 2 है तो इधर भी तो वजन 2 ही होगा ना। बिल्कुल, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 1 2। तो हमारा ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, PbNO3 का 2 और 2Kl PbNO2 का K2NO3। ठीक है, यहां पर जो मिसिंग X है इसकी जगह पर हम 2 फिलअप करेंगे। क्यों? क्योंकि K के पास भी 2 एटम है और L के पास भी 2 एटम है इधर, और इसी वजह से इधर भी Kl के पास 2 एटम होने चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं P, Q, R, S और T। ठीक है, और इन सॉल्यूशंस को जब हमने pH स्केल में टेस्ट किया तो इनकी जो pH वैल्यू निकली वो कुछ इस तरीके से निकली। P का 4, Q का 1, R का 11, S का 7 और T का 9 pH वैल्यू निकली। अब आपको बताना है कि इन सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रांगली बेसिक है, अल्कलाइन का मतलब बेसिक, कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है, कौन सा वीकली एसिडिक है और कौन सा वीकली बेसिक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपके सामने यहां पर pH स्केल भी दे रखा है, आप तुरंत कंपेयर करके बता दो। सबसे पहले न्यूट्रल कौन सा होगा? न्यूट्रल जिसका वैल्यू 7 होगा। तो 7 किसकी वैल्यू है? चौथे वाले की यानी S की। तो भाई न्यूट्रल वाला सोल्यूशन कौन सा होगा? हमारा S वाला सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी pH वैल्यू है 7। समझ में आया? अच्छा, आगे स्ट्रांगली बेसिक कौन सा होगा? बेसिक यानी इस तरफ 9, 10, 11, 12, 13, 14 में सबसे ज्यादा जो होगा वही स्ट्रांगली बेसिक होगा। तो यहां पर आपके पास सबसे ज्यादा नंबर है 11, दिख रहा है। और 11 कौन सा सोल्यूशन है? R वाला सोल्यूशन है। तो जब स्ट्रांगली बेसिक की बात आएगी तो हमारा R वाला सोल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी pH वैल्यू क्या है? 11 है। आप देख पा रहे हो जो 11 pH वैल्यू है ये बेसिक के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अच्छा स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है इसमें से? चलो 11 और 7 तो हो गया, इन दोनों को कट कर दो। अब 4, 1 और 9 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? भाई जितना कम नंबर होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। देख रहे हो, 0 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6 सबसे कम एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इसमें 1 होगा। ठीक है, ये तो स्ट्रांगली एसिड हमारा कौन सा है? Q वाला जो सोल्यूशन है हमारा स्ट्रांगली एसिड है। क्यों? क्योंकि इसकी pH वैल्यू 1 है।
नाउ वीकली एसिडिक कौन सा है और वीकली अल्कलाइन कौन सा है? अब हमारे पास दो ही नंबर बचा है, 4 और 9। अब इसमें देख लो बेसिक कौन सा है और अल्कलाइन कौन सा है। अल्कलाइन यानी 7 के बाद और 7 के पहले एसिडिक, तो 7 के पहले यानी 4 यानी पी, सोल्यूशन वाला जो पी है ये हमारा वीकली एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है 4 है, और जो सोल्यूशन टी हुआ आखिरी वाला ये क्या है? ये हमारा वीकली बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या है? 9 है, और 9 हमारा बेस में आता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी एग्जाम में प्रिपेयर रहो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, आपने इसे एनसीईआरटी में देखा होगा, ये पिक्चर आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ठीक है, इस पिक्चर में क्या हुआ है? इस पिक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स के बीच में क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। और सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स के बीच में जब रिएक्शन होता है ना, तो कौन सी गैस निकलती है, बस आपको यही पता करना है। अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो बबल्स निकल रहे हैं ना गैस ए के, ये गैस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो याद रखना कि भाई जब कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स के बीच में रिएक्शन होगा तो कौन से गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भाई जो घरों में हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ये बेकिंग पाउडर किस चीज के मिक्सचर से बना है? तो मैं आपको बता दूं कि जो बेकिंग पाउडर होता है ना, वो वीक कार्बोनेट और प्लस वीक एसिड से मिलकर बनता है। याद रखना कि भाई जो बेकिंग पाउडर होता है वो वीक कार्बोनेट और वीक एसिड से मिलकर बनता है। तो आपके पास यहां पर एसिटिक एसिड और टार्टरिक एसिड दो दिया है। एसिटिक एसिड स्ट्रांग होता है, टार्टरिक एसिड वीक होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी पहला चौथा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, वीक कार्बोनेट कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मुकाबले वीक है, यानी थर्ड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। भाई जो बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड से मिलकर बनता है। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक वीक कार्बोनेट है और टार्टरिक एसिड एक वीक एसिड है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि भाई जो घरों में कॉमन सॉल्ट का यूज होता है, जो खाना बनाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं, वो नमक किचन में तो यूज होता ही है खाना बनाने के लिए, इसके अलावा और कौन सी चीज बनाने में नमक का यूज होता है? वॉशिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, या बोथ 1 और 3, यानी ये दोनों। तो मैं आपको बता दूं, ब्लीचिंग सोडा तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किसी ना किसी लिविंग थिंग से मिलकर बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनता है। और ये जो नमक है ना, ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी नमक हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलता है। पानी से नमक बनता है ना यार, समुद्र के पानी से नमक बनता है, नमक हमारा इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक चीज से हम ब्लीच नहीं बना सकते, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने में हम नमक का यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? करेक्ट ऑप्शन हुआ बोथ 1 और 3। ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद करने वाली चीज है कि नमक से हमारा वॉशिंग सोडा भी बनता है, यानी जो सर्फ एक्सेल और व्हील और टाइड और जो घड़ी वाला डिटर्जेंट आता है ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है, ये नमक से बनता है, और बेकिंग सोडा भी हमारा नमक से बनता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है और आपको बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो मैं आपको तरीका बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। जब आपके सामने कोई भी केमिकल रिएक्शन आए ना, तो पहले ऑप्शन देखना शुरू करो कि क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है? जब दो चीजें मिल जाती हैं और दो चीजें मिलकर कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब दो चीजें मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो वो होता है कॉम्बिनेशन। यहां पर दो चीजें मिलकर दो ही चीजें बना रही हैं, तो कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एक है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई? इसमें कोई एक रिएक्टेंट
दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है, यहां पर दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट हैं, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बिल्कुल नहीं है। तो बचा हमारा सेकंड और फोर्थ। तो भाई मैं आपको बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट वो होता है जहां पर दो एलिमेंट्स आपस में जगह चेंज करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां होता है जहां पर एक एलिमेंट अपना जगह चेंज करता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने एलिमेंट ने अपनी जगह चेंज करी है। सबसे पहला आयरन, Fe2O3। Fe2O3 ने Fe2O3 एक कंपाउंड है, इसमें इस कंपाउंड में क्या हुआ कि Fe यानी आयरन की जगह एल्युमिनियम ने ले ली। तो यहां पर एक ही एलिमेंट ने एक दूसरे से अपनी जगह बदली है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। दूसरा जो एलिमेंट है वो खाली यहां पर बैठा है कि नहीं? यहां पर एक ही कंपाउंड है ना, अगर दो कंपाउंड होते तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता। यहां पर एक ही कंपाउंड है और इसी कंपाउंड में आयरन की जगह एल्युमिनियम ने ले ली, तो एक ही एलिमेंट अपनी जगह बदल रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि भाई एक सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? चलो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और इसका तरीका बताता हूं करने का। देखो यार, जब भी किसी सॉल्यूशन में तुम रेड लिटमस डालोगे और वो रेड लिटमस जब ब्लू में चेंज हो जाए, मतलब समझ जाना, ब्लू का मतलब क्या होता है कि हमने बेस पा लिया है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाए तो समझ लेना रेड यानी खतरे की घंटी, यानी हमने एसिड पा लिया है। और एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है ये 1 से 6 के बीच में होता है, और बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 8 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि भाई रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू बेस की 8 से 14 के बीच में होती है, तो यहां देख लो 8 से 14 के बीच में एक ही नंबर है, दैट इज 10। तो हमारा सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? दैट इज 10। ये हमारा बेस है, और बाकी ये जो तीनों है ये क्या है? एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये 7 से कम है कि नहीं? 7 से क्या है? ये कम है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स खत्म कर लिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन है। द इमेज शोज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स हैं। माउथ है, ओएसोफेगस है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। आपने पिक्चर देख लिया, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो खाने का डाइजेशन होता है वो कौन से ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन से खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है? क्या माउथ से, ओएसोफेगस से, स्टमक से, पैनक्रियाज से, कहां से? तो आपके पास ऑप्शन है, मुंह से ही चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुंह में सलाइवा होता है, या ओएसोफेगस से खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, या स्टमक में आने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है, या फिर मुंह से ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में खाने को मिक्स करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? भाई ये तो सच है कि जो खाना है वो मुंह में ही हमारा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्यों? सलाइवा की वजह से, डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से बिल्कुल नहीं। डाइजेस्टिव जूसेस हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, स्टमक में होते हैं। माउथ में डाइजेस्टिव जूस नहीं होता, माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है, और सलाइवा खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है। तो हमारा खाना कहां से पचना शुरू हो जाता है? मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुंह में क्या होता है? सलाइवा होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इंसानों के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यहां पर एक एक करके 4 बातें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सही है। सबसे पहला, ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट CO2। जो ब्लड है ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आता है, तो क्या ब्लड का काम केवल ऑक्सीजन कैरी करना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करता ब्लड? गलत बात है भाई, ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग अलग हिस्से तक। दूसरा, ह्यूमन हार्ट हैज 5 चेंबर्स। गलत बात है भाई, 4 ही चेंबर्स होते हैं इंसानों के हार्ट में, 5वां तुमने कहां से ला दिया? ब्रह्मा थोड़ी हो। अच्छा, तो पहला दोनों तो गलत है। तीसरा, Valves ensure that the blood does not flow backwards। बिल्कुल सही ऑप्शन। वॉल्व्स यानी पल्मोनरी वॉल्व्स होते हैं जो हमारे ब्लड को रोकते हैं कि ये वापस पीछे यानी राइट वेंट्रिकल में ना चले जाएं। राइट वेंट्रिकल में जाने से
खून को कौन बचाता है? ये पल्मोनरी वॉल्व्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो वॉल्व्स होते हैं वो हमारे खून को पीछे जाने से रोकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। फोर्थ वाला भी हमारा गलत होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द, यानी खाने का ज्यादातर हिस्सा कहां डाइजेस्ट होता है, कहां एब्जॉर्ब होता है? ये चारों डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा खाना डाइजेस्ट कहां होता है और कहां एब्जॉर्ब होता है, कौन सा हिस्सा है वो? ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे खाने से मिलने वाले ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को स्टमक, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर देता है। तो सबसे ज्यादा हमारा खाना कहां पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिगर वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ ग्रीन लीफ एज सोन इन द गिवन डायग्राम? आपसे कह रहा है कि भाई यहां पर एक पिक्चर दिया गया स्टोमेटा का, और इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो स्टोमेटा है ये बंद है, क्लोज्ड है। खुला होता तो दिखता ना, ये बंद है स्टोमेटा। तो आपको यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस पिक्चर के बारे में से इन चारों में से कौन सी बात सही कही गई है। ठीक है, सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल। गलत है ये। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा गार्ड सेल। ये दिख रहा है ना आपको, ये जो स्किन कलर का चीज दिख रहा है आपको, ये होता है गार्ड सेल। और गार्ड सेल में जब वाटर फ्लो करेगा तो ये ओपन हो जाता है, क्लोज थोड़ी ना रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्लोज है, तो बिल्कुल पहला तो नहीं होगा। दूसरा, क्या इस पिक्चर में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, गैसियस एक्सचेंज तभी होता है जब स्टोमेटा खुला होता है, ये तो बंद है ना, तो पहला दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। बिल्कुल, स्टोमेटा बंद तभी होता है, आपको मैंने बताया भी है चैप्टर पढ़ाते टाइम कि स्टोमेटा बंद तभी होता है जब इस गार्ड सेल में क्या होता है, जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। गार्ड सेल से जो पानी होता है वो आउट यानी बाहर चला जाता है, बाहर चलता है, ये गार्ड सेल सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने की वजह से ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो भाई इस पर्टिकुलर पिक्चर में स्टोमेटा बंद है और आपको पता होना चाहिए स्टोमेटा बंद कब होता है? जब गार्ड सेल में से जो पानी होता है वो बाहर चला जाता है। पानी अगर अंदर आता है तो गार्ड सेल खुल जाते हैं, स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन व्हाट, यानी जो स्टोमेटा होता है वो खुलता है, बंद होता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? क्या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर कैसा भी हो, स्टोमेटा को जब जरूरत होगी तो वो खुल जाएगा, जब जरूरत होगी वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा, क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। भाई स्टोमेटा खुलता और बंद क्यों होता है? मैंने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया कि गार्ड सेल में पानी अगर भर जाए तो भाई ये ओपन हो जाता है। गार्ड सेल में अगर पानी बाहर निकल जाए, पानी फ्लो आउट कर जाए तो स्टोमेटा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये गार्ड सेल पर डिपेंड करता है कि गार्ड सेल के अंदर अगर पानी है तो स्टोमेटा खुल जाएगा, पानी नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। समझ में आया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि भाई मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या बोथ 1 और 2। देखो प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि उनकी बॉडी ग्रो कर सके। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि तीन चीजों से लेते हैं। एक नाइट्रेट्स, दूसरा नाइट्राइट्स और तीसरा यूरिया। यही तीन मेन सोर्स होते हैं प्लांट्स के नाइट्रोजन के। और इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि भाई अगर आपके पौधों को, अपने प्लांट्स को अच्छा ग्रो कराना है ना तो यूरिया डालो, डाई डालो। हम खेतों में यूरिया और डाई का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल सके। तो जो प्लांट्स के नाइट्रोजन का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स और यूरिया। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? तो हमें पता है कि जो जाइलम होता है वो प्लांट्स के अंदर वाटर कैरी करने के काम में आता है, और जो दूसरा होता है यानी फ्लोएम, फ्लोएम का काम होता है कि भाई ये फूड यानी खाने को ट्रांसपोर्ट करे। ये देखो फ्लोएम
फूड फॉर मिलता जुलता है ना, तो आप याद कर लोगे। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, यानी पानी को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कि भाई द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर व्हाट, यानी जो किडनी होती है इंसान के अंदर, ये किस सिस्टम का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन से सिस्टम का हिस्सा है? तो आपको क्या लगता है? चलो ऑप्शन देखते हैं, फिर वहीं पर आपको बताते हैं। देखो यार, देखो किडनी का काम ही क्या होता है, मैं आपको क्लियरली एकदम बता दूं। जो किडनी होती है ना, ये हमारे शरीर में जितना भी वाटर होता है, वाटर को फिल्टर करता है। और जब फिल्टर करता है वाटर को, तो जितना भी वेस्ट वाटर होता है उसको पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो किडनी का काम क्या है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, यानी किडनी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से प्लांट हार्मोन कौन सा है, ये आपको पहचानना है। नंबर 1 इंसुलिन। तो इंसुलिन तो भाई इंसानों में निकलता है। अगर हम इंसानों के अंदर इंसुलिन ना निकले तो हम डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे, शुगर के मरीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये तो इंसानों का हार्मोन है, प्लांट का थोड़ी है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थायरॉक्सिन भी इंसानों में निकलता है थायराइड ग्लैंड से, तो ये भी इंसानों का हार्मोन हुआ। ओएस्ट्रोजन, ये लड़कियों का सेक्स हार्मोन होता है, तो ये भी ह्यूमन हार्मोन हुआ। प्लांट हार्मोन कौन सा हुआ? साइटोकिनीन। साइटोकिनीन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये जो प्लांट के सेल होते हैं इनको डिवाइड करने में मदद करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो प्लांट हार्मोन कौन सा है? साइटोकिनीन। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। साइटोकिनीन को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर जो प्लांट होता है वो ग्रो कैसे करता है? साइटोकिनीन की वजह से ग्रो करता है। ठीक है, अच्छा अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड व्हाट, यानी दो नर्व सेल के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिनैप्स कहते हैं। याद रखना, सिनैप्स एक अपना अलग टर्म है, कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कि व्हाट इज सिनैप्स। क्या बोलोगे? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन या जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन इज कॉल्ड अ सिनैप्स। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू अ फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10-12 इयर्स ऑफ एज, यानी हम इंसानों में जब भी हम 10-12 साल के होते हैं तो लड़कियों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे लड़कियों का ब्रीस्ट निकलने लगता है, ब्रीस्ट इनलार्जमेंट होता है, लड़कियों का मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स आना, और लड़कों में दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं, आवाज बदल जाती है। तो ये चेंजेस किस हार्मोन की वजह से होता है इंसानों में? तो आपको पता है कि लड़कियों में ओएस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये बदलाव होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा सही है? ओएस्ट्रोजन टेस्टिस से निकलता है, गलत। क्या भाई, लड़कियों का हार्मोन लड़कों के ऑर्गन से क्यों निकलेगा? तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओएस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, बिल्कुल भी नहीं। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलाइन नाम का हार्मोन निकालता है, ना कि ओएस्ट्रोजन। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन नहीं निकालता, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, अच्छा आगे तीसरा, टेस्टोस्टेरोन निकलता है टेस्टिस से, ओएस्ट्रोजन निकलता है ओवरी से, बिल्कुल सही। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि भाई हम लड़कों के टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और लड़कियों के ओवरी से निकलने वाला ओएस्ट्रोजन हार्मोन ही हमारे अंदर 10-12 साल की एज में जितने बदलाव होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, यानी आयोडीन किस हार्मोन को निकलने में, किस हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है? तो आपको पता है कि भाई आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? हमें गॉइटर होता है, गॉइटर होता है। वो कहते हैं ना, अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं मिला है, आपने प्रचार में भी देखा होगा आयोडीन युक्त नमक, यानी अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है तो आपका जो गला होता है वो बहुत हैवी हो जाता है, जिसको हम ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। तो ग्वाइटर बीमारी इसलिए होता है
क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आयोडीन नहीं होता है। तो आयोडीन अगर आपके खाने में पाया जाएगा, आपके नमक में पाया जाएगा, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी नहीं होगी। तो आयोडीन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, याद रहेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ना निकले तो हमें क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी जो इंसानों की रीढ़ की हड्डी होती है वो कहां से निकलती है, कहां से निकलती है, सेरिब्रम, मेड्यूला। इंसानों की रीढ़ की हड्डी कहां होती है, आपको पता है ना, जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है लंबी सी, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकलता है, ये यहीं से निकलता है। यानी जो हमारा स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी के नीचे वाले हिस्से से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, यहां पर होता है मेड्यूला। क्या होता है, मेड्यूला। मेड्यूला ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हुआ क्या हुआ, मेड्यूला हुआ। स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकलता है, मेडुला से निकलता है। ठीक है, अच्छा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भाई किसी भी नर्व सेल यानी न्यूरॉन में होता क्या है, कि नर्व सेल का क्या काम होता है, जो जो हमारी नसें होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के काम में आती हैं। और जो ब्रेन होता है वो केवल केमिकल सिग्नल समझता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं समझता। तो जो ये हमारी नसें होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल सिग्नल में बदलती हैं ताकि हमारा ब्रेन सिग्नल समझ सके। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहां बदलता है, नर्व के कौन से हिस्से में, सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्राइटिक एंड, एक्सॉन। भाई एक्सोनल एंड में। एक्सोनल एंड हमारे नर्व सेल का वो हिस्सा होता है जहां पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, जो कि ब्रेन समझता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि भाई इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब आपको पता है ना, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, जो हमारे बस में नहीं होता है। जैसे पलक तुम्हारी झपकती है ना, ये एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं चाहोगे तो पलक नहीं झपकेगी। अगर मान लो मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ पत्थर खींच के मारूं तो ऑब्वियसली तुम नीचे झुकोगे। तो ये तुम्हारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, कौन कहता है तुम्हें नीचे झुको, तुम बिना सोचे नीचे झुक जाओगे। तो ये होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। और इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेड्यूला। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं कि मेडुला कहां पाया जाता है, ब्रेन के आगे वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में, या स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेडुला ब्रेन का हिस्सा है। और मैंने आपको बताया था कि भाई इंसानों की जो खोपड़ी होती है और खोपड़ी के नीचे से जहां से स्पाइनल कॉर्ड, इंसान का रीढ़ की हड्डी चालू होती है ना, यही बीच में होता है मेडुला। तो ये बीच में मतलब पीछे है। ठीक है, पीछे। तो पीछे को हम कहते हैं हाइंड, यानी ब्रेन के पिछले वाले हिस्से में पाया जाता है मेडुला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, मेडुला इन द हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन। समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, ये तो हमको लगता है रिपीट हो गया है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, क्या कहते हैं इसको, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, बिल्कुल सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, दो नर्व सेल के ज्वाइनिंग को, जंक्शन को, गैप को सिनैप्स कहा जाता है। ठीक है, याद है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, और ध्यान से पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। यानी आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। देखो ध्यान से सुनना, नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई लेंस बनाने के लिए, लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है देखने का, यानी लेंस लगाकर हम देखते हैं, कोई इस तरफ से उस तरफ देखते हैं, है ना। तो भाई लेंस हमारा किसी ना किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही बनाया जा सकता है, किसी पारदर्शी चीज से ही बनाया जा सकता है। तो क्या वाटर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो वाटर का यूज तो हो सकता है लेंस बनाने में। दूसरा हमारा ग्लास, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो ग्लास का भी यूज हो सकता है लेंस बनाने के लिए। प्लास्टिक, कोई कोई प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होती है, कोई नहीं होती है, तो प्लास्टिक का भी यूज किया जा सकता है लेंस बनाने में। किस चीज का यूज नहीं किया जा सकता, वो है हमारी मिट्टी,
यानी अगर मान लो तुम्हारे बहुत सारे मिट्टी का ढेर मैं यहां पर गाज दूं, ये मान लो मिट्टी का ढेर है, और मैं कहूं कि भाई इस बगल से इस बगल दिखाओ, देख के दिखाओ, क्या देख लोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, और इसलिए क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। यानी आप शीशे से कितनी भी दूर पर खड़े हो, लेकिन जो आपका इमेज बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। कौन से शीशे के सामने आप खड़े हो? तो भाई जो इरेक्ट इमेज होता है वो दो तरीके के मिरर फॉर्म करते हैं, एक तो प्लेन मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या करता है? ये इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बनाता है, और प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर सीधा इमेज बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आइदर प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, और ये हमसे पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी। यानी किसी डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, आपको पता है, और उन छोटे अक्षरों को अगर आपको देखना है तो कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे आप? तो यार देखो, छोटे अक्षरों को देखना है तो उसे बड़ा करके देखना पड़ेगा, यानी मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा, है ना। छोटे अक्षरों को देखना है तो उसे बड़ा करके देखना पड़ेगा लेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो, और बड़ा करने के लिए हमेशा कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो कनकेव वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा दो, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और कन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भाई जितना लेस फोकल लेंथ होगा उतना हाई मैग्निफिकेशन होगा। तो लेस फोकल लेंथ किस में है? 5 सेंटीमीटर वाले में। तो एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, तभी हम छोटे छोटे अक्षरों को जो डिक्शनरी में लिखे होते हैं वो पढ़ पाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कहता है कि भाई अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज सोन इन द फिगर। आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहां से बहुत सारी लाइट की रेज आ रही हैं और वो कहीं जाकर सिकुड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है ना कि वो कहीं जाकर सिकुड़ जा रही हैं, आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा। तो यहां पर कौन से लेंस का इस्तेमाल हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर कौन सा लेंस होगा जो लाइट के किरणों को कन्वर्ज कर दे रहा है, सिकोड़ दे रहा है? तो यार एक चीज मैं आपको बता दूं, कन्वर्ज करने के लिए यानी लाइट के रेस को सिकोड़ने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए कन्वेक्स लेंस, डाइवर्ज करने के लिए कनकेव लेंस। यानी अगर ये किरणें यहां पर जाने के बाद ऐसे ऐसे फैल जाती तो यहां कनकेव लेंस होता, लेकिन ये चूंकि सिकुड़ गई हैं, तो यहां पर हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे? कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये पिक्चर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस, याद रहेगा। Now question number 33, which of the following mirror is used to concentrate sunlight to produce heat in the solar furnaces? सोलर फर्नेसेस यानी जो सनलाइट से चलने वाली जितनी भी भट्टियां हैं या सोलर कुकर है, वो कैसे काम करता है? मतलब कौन से मिरर का इस्तेमाल हम करें? देखो लाइट इधर से आई, सनलाइट, ठीक है, हम बीच में कौन सा मिरर रखें जिससे जो लाइट है ना वो क्या हो जाए? सिकुड़ जाए और एक जगह पर फोकस हो जाए जहां पर सारी सनलाइट फोकस हो और यहां पर क्या हो? गर्मी पैदा हो। तो ये कौन सा मिरर कर सकता है? देखो जो मिरर होता है ना वो लेंस के बिल्कुल अपोजिट होता है। मैंने आपको अभी बताया था कन्वेक्स लेंस क्या करता है? सिकोड़ता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर क्या करता है पता है? ये ऐसे ऐसे डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो मिरर के जस्ट अपोजिट होता है लेंस। तो यहां पर हम यूज करेंगे कनकेव मिरर का। क्यों? क्योंकि भाई कनकेव मिरर, जो सूरज की किरणें इधर से आएंगी ना, और मान लो हमने यहां पर कनकेव मिरर लगा दिया, तो सूरज की किरणें यहां पर टकराने के बाद क्या होंगी आपको पता है? ये कन्वर्ज हो जाएंगी, एक किसी पॉइंट पर जाकर सिकुड़ जाएंगी और यही पॉइंट पर सोलर हीट पैदा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी सोलर के काम होते हैं वो होता है। तो भाई कौन सा मिरर? कनकेव मिरर का हम इस्तेमाल करेंगे, तभी जो सनलाइट है वो कंसंट्रेट होगी एक पॉइंट पर। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि भाई द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब
is trashed by 4 students shown as A, B, C and D in the figure. Which one of them is the correct? अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है कि भाई लाइट की एक किरण है जो हवा में से एक ग्लास के शीशे के स्लैब में अंदर जाती है, ठीक है। तो यहां पर 4 अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, आपको यह दिखाना है कि इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा रे डायग्राम सही है जो ये दिखा रहा है कि लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। तो भाई आपको पता होगा एयर एक रेयरर मीडियम है, यानी यहां पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और ग्लास एक डेंसर मीडियम है जहां पर पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। तो जब किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो वो अपनी दिशा बदलती है, यानी रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा दिशा बदलती है। तो यहां पर दिशा चेंज हुआ है, नहीं, सीधा आया है। यहां पर, यहां भी सीधा आया है, तो ये भी नहीं होगा। ये तीसरा वाला देखते हैं, यहां पर आया है, बिल्कुल अपनी दिशा चेंज करा है, और फिर जब बाहर निकला है तो दिशा चेंज कर दिया। बिल्कुल यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि भाई एयर रेयर मीडियम है, यहां से जब ग्लास में आया हमारा लाइट तो इसने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने के बाद जब ये फिर से वापस एयर में आया तो फिर से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्लास से निकलने के बाद, एयर में जाने के बाद ये लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, आप देख रहे हो सीधा आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला, यानी एयर से आने के बाद जब ग्लास में अंदर जाएगी तब डायरेक्शन चेंज करेगी, और ग्लास से जब बाहर आएगी तब भी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भाई प्लेन मिरर, यानी जो हमारे घरों में शीशा होता है, वो किस तरीके का इमेज बनाता है। तो आपको पता होगा कि जो प्लेन मिरर होता है, पहले ऑप्शन देखते हैं। वर्चुअल इमेज, नकली इमेज बनता है, बिल्कुल, क्योंकि शीशे के सामने जो दूसरा इंसान दिखता है तुम उसे छू नहीं सकते, तो वर्चुअली तो हुआ ना, तो वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर से, रियल नहीं बनता, यानी थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी पहला होगा या दूसरा होगा। अच्छा, बिहाइंड द मिरर बनता है, ये भी सही है। इनलार्ज्ड बनता है, बिल्कुल नहीं, तुम जिस साइज के शीशे के सामने खड़े हो उसी साइज का इमेज प्लेन मिरर में दिखता है, बड़ा नहीं दिखता, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। वर्चुअल यानी नकली इमेज, शीशे के पीछे इमेज बनेगा, बिल्कुल सही, और सेम साइज का होगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एक जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर और सेम साइज का इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछ रहा है कि भाई एक लेंस है जिसका पावर है -4 डायोप्टाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो लेंस है वो क्या है, मतलब लेंस हमारा कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ -50 मीटर है, या कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, या कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, या कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि भाई फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो मान लो तुम्हें पावर दिया गया है, ठीक है, तो पावर दिया गया है तो जो फोकल लेंथ होता है वो 100/f होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ निकालना है तो एक्सचेंज कर देंगे, तो फोकल लेंथ इधर आ जाएगा और पावर हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। पावर क्या है हमारा? -4 डायोप्टाइड है, और 4 में से 100 काटोगे तो -25 आएगा, ठीक है। तो -25 कहां पे है? -25 दो जगहों पे है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस पे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हमारा फोकल लेंथ माइनस में आता है तो वो हमेशा कनकेव लेंस होगा, ना कि कन्वेक्स लेंस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 100 पावर, जितना भी पावर दिया गया है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू व्हाट? आपको पता है कि मान लो हमें दूर की चीजें देखनी है तो आई हमारी जो आंखें होती है उसे भी क्लियरली दिखा सकती है, और नजदीक की चीज को भी हम अपनी आंखों से क्लियर दिख सकते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? ये हमारे एकोमोडेशन प्रॉपर्टी की वजह से हो जाता है। जो आईज के अंदर लेंस है ना, वो अपने आप एकोमोडेट करती है, एडजस्ट करती है, ठीक है। तो ये कौन से पावर की वजह से होता है? एकोमोडेशन पावर की वजह से होता है।
Next question is question number 38. The human eye forms the image of an object at its cornea, iris, pupil, retina. आपको पता है कि इंसान के आंखों में जितनी भी लाइट जाती है वो डायरेक्ट रेटिना पर पड़ती है और रेटिना ही इमेज बनाता है। इमेज फॉर्मेशन का काम किसका होता है? रेटिना का होता है। क्यों? क्योंकि रेटिना के अंदर ही कोन और रॉड्स नाम के सेल्स होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं और इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी आंखों के अंदर इमेज कहां बनता है? रेटिना के अंदर बनता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ चलते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन, यानी कम से कम हम कितनी दूर की चीजें देख सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है और ये एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो ये न्यूज़पेपर को कम से कम कितनी दूरी रखे कि न्यूज़पेपर के अक्षर इसे क्लियरली दिखाई दे? तो भाई मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन होता है हमारा 25 सेंटीमीटर का। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक करके तुम कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें साफ साफ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? थर्ड वाला, 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? जो फोकल लेंथ चेंज होती है हमारे आंखों की लेंस की, वो कौन चेंज करता है? प्यूपिल? बिल्कुल नहीं। रेटिना? नहीं, इसका काम होता है इमेज फॉर्मेशन का। आइरिस का काम होता है आंखों को छोटा बड़ा करना। सीलरी मसल्स, एक्चुअली सीलरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोकल लेंथ चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि सीलरी मसल्स क्या करती हैं? हमारे आईज के कर्वेचर को चेंज करती हैं। ठीक है, और जब कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो भाई इसके पीछे कारण एक ही है कि जो भी ब्लू लाइट होती है या वायलेट कलर की लाइट होती है, ये क्या होता है? ये ज्यादा स्कैटर करती हैं, ये ज्यादा फैलती हैं बाकी कलर के मुकाबले। और ब्लू लाइट जो होती है ना, वो शॉर्ट वेव्स में, छोटे छोटे वेव्स में ट्रेवल करती है, इसलिए एब्जॉर्व नहीं होती है। तो भाई हमारा आसमान नीला क्यों दिखता है? ड्यू टू वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है और जो वायलेट लाइट होती है वो बाकी कलर्स के मुकाबले ज्यादा फैलती हैं, ज्यादा दूर तक फैल सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो हमारा आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है। तो नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ब्लू लाइट होता है वो ज्यादा स्कैटर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं लेकिन आपको करना खुद से। क्यों? क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को चश्मे लगे होंगे और आपको पता होगा कि भाई कितने पावर कैसे लगता है। जैसे देखो, एक इंसान है जो दूर की चीजें नहीं देख पाता, यानी वो इंसान 2 मीटर से ज्यादा दूर की चीजें नहीं देख पाता है। तो जब भी हम दूर की चीजें नहीं देख पाते तो कौन सी बीमारी है? मायोपिया है। ठीक है, मतलब दूर की चीजें ना देख पाना। तो भाई मायोपिया को किस लेंस से करेक्ट किया जाता है? अगर वो कनकेव लेंस है तो माइनस और कन्वेक्स लेंस है तो प्लस। ठीक है, और इसके अलावा आप कितने पावर का लेंस लगाओगे कि आप 2 मीटर से ज्यादा दूरी देख सको? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इन चारों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है? एक इंसान है जिसको मायोपिया हुआ है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं, वो दूर की चीजें नहीं देख सकता है। ठीक है, एक पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो क्या वो नजदीक की चीजें देख लेगा? बिल्कुल नहीं, वो नजदीक की चीजें नहीं देख पाएगा बल्कि दूर की चीजें देख लेगा। ठीक है, एक इंसान है जिसको मायोपिया हुआ है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली? बिल्कुल, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया को हम नियर साइटनेस कहते हैं, यानी नजदीक की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, और एक पर्सन है जिसके पास हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, वो दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाता है। गलत है ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन, यानी एक इंसान जिसको मायोपिया हुआ है वो दूर की चीजें साफ साफ नहीं देख सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की एक इंसान है जो मेडिकल चेकअप के लिए जाता है और उसको पता चलता है कि उसका जो आई लेंस का कर्वेचर है,
ठीक है, यानी जो उसके आई लेंस हमारे गोल गोल होते हैं, तो ये गोल गोल आई लेंस का जो कर्वेचर है, साइज है, वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसको कौन सी बीमारी हुई है? मायोपिया, कैटारैक्ट, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो यार मैं आपको बता दूं, आप अब अगर अपनी आंखों को बड़ा कर लोगे ना, खूब बड़ा करके देखो एकदम, और जब बड़ा कर लोगे ना और कोई चीज अपने सामने ले आओगे तो उसे जब दूर करोगे तो वो नहीं दिखेगा, पास ले आओगे तो दिखने लगेगा। यानी पास की चीजें दिख रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रही, यानी उसको क्या हुआ है? मायोपिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी आप में से 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो भाई फिजिकल चेंज वो नहीं होता है जिसमें नया चीज बन जाए, जिसमें पुरानी चीज बन जाए वो फिजिकल चेंज ही होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो इसमें कोई नया चीज नहीं बना है, वाटर वेपर को हम वापस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, इसमें भी कुछ नया चीज नहीं बना है। क्यों? क्योंकि आइस को वाटर में और वाटर को आइस में बदला जा सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक को अगर हम पानी में घोल दें तो क्या ये केमिकल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि घुले हुए पानी से हम वापस नमक निकाल सकते हैं, फिल्ट्रेशन जैसी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं। एक ऑप्शन है दैट इज कंबस्टन ऑफ एलपीजी, ये फिजिकल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? किसी भी जली हुई चीज को तुम वापस थोड़ी ला सकते हो। मान लो तुमने कोई कागज जला लिया तो क्या वो वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर यूज होता है, क्या गैस सिलेंडर यूज करने के बाद उसमें दोबारा गैस आ जाती है? क्या नहीं ना, तुम्हें जाकर भरवानी पड़ती है। तो कंबस्टन ऑफ एलपीजी हमारा क्या है? फिजिकल चेंज है, मतलब फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। 46 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सल्यूबल इन वाटर। तो और आपको बताना है कि भाई आपके पास 4 ऑक्साइड्स दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑक्साइड वाटर में सल्यूबल है, और ऐसा ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्व होने के बाद आपको बेस दे दे। तो यार अगर आपको बेस निकालना है ना, तो आपको केवल मेटल ऑक्साइड ही काम में आएंगे। ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन मेटल है। सोडियम हमारा मेटल है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो वो हमें क्या देता है? बेस देता है, यानी अल्कली देता है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछ रहा है कि भाई जब भी हम रिस्पायरेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, यानी ऑक्सीजन कहां जाकर एब्जॉर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? तो मैं आपको बता दूं, एल्वियोली ऑफ लंग्स, यही वो जगह होती है जहां पर जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन अल्वियोली ऑफ लंग से होकर ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाता है, यही अल्वियोली ऑफ लंग से होकर, जिसे हम एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अल्वियोली ऑफ लंग्स वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रिस्पायरेशन के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमानेंटली मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। लड़कियों में पीरियड्स आना कब खत्म होता है? जब उनका मेनोपॉज हो जाता है। पॉज का मतलब परमानेंटली रुक जाना। समझ में आया? मिनार्क मतलब स्टार्ट होता है, प्रेगनेंसी मतलब जानते हो, ओव्यूलेशन मतलब जानते हो। तो पीरियड आना कब बंद होता है परमानेंटली? जब उनका मेनोपॉज आता है। ये एज 45 और 50 साल के लगभग में होता है। Our next question is question number 49 कि which among of the following disease is not sexually transmitted। इन चारों में से कौन सा बीमारी ऐसा है जो सेक्स करने से नहीं फैलता है? तो सिफिलिस, ये भी सेक्स करने से फैलता है। आप ओरल, एनल या कोई वैजिनल सेक्स कर रहे हो तो आपको सिफिलिस फैल सकता है। HIV एड्स तो आपने नाम सुना होगा, सेक्स से फैलता है। गॉर्निया भी सेक्स से फैलता है। ये जो हेपेटाइटिस है ना, ये कंटामिनेटेड वाटर यानी कंटामिनेटेड वाटर या फूड से फैलता है। अगर खाना या पानी खराब है ना, तो उस वजह से ये हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। जो ए होता है वो खराब पानी और खाना से फैलता है, बी हमारा सेक्स से फैल सकता है। ठीक है, फैल सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो तीनों है, ये तीनों सेक्स से फैलते हैं। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज हेपेटाइटिस। समझ में आया? अच्छा, अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन लाइट रेज एंटर द आई, जब आंखों में हमारी लाइट की रोशनी आती है
तो सबसे पहले लाइट रिफ्रैक्ट होना, अपना दिशा बदलना कहां से शुरू करती है? तो आपको पता है कि जो हमारा आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया है, कॉर्निया मतलब जैसे मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास होता है ना, वैसे आंखों में सबसे आउटर लेयर कॉर्निया का होता है, जो कि एक ग्लास है, जो कि एक टेम्पर्ड ग्लास का काम करता है हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो आंखों में जैसी लाइट पड़ती है तो ये कॉर्निया यहीं पर है, लाइट यहीं से अपना दिशा चेंज कर देती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट कहां होता है? आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे होता है। सो दिस पीडीएफ इज क्रिएटेड बाय एजुकेशनल हाइक्स यूट्यूब चैनल। हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हमने यहाँ पर आईडी आपको दे के रखी है। तो आई होप मेरे दोस्त कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, तो बस एक चीज चाहिए मुझे कि लाइक कर सकते हो यार वीडियो को, ठीक है, और शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मजा है, क्योंकि ये सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।